लेबनान में आईडीएफ का विनाशक हमला, बेरूत में F-35 लड़ाकू विमानों से बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। देखिए, लेबनान में आईडीएफ ने ये हमला किया है, जबरदस्त बमबारी, F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। बमबारी में बेरूत में भयानक तबाही हुई है। तो बेरूत में ये हवाई हमला आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और बेरूत हमले में भीषण बर्बादी हुई है। बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई। 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो 5 बच्चों समेत कुल 16 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। देखिए, बेरूत में एक के बाद एक बम से हमला किया गया है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। 16 लोगों की मौत की खबर है। तो बेरूत हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। इब्राहिम अकील पर अमेरिका ने भी $7 मिलियन का इनाम रखा था। इब्राहिम अकील की मौत हो गई है इस हमले में। और वहीं बेरूत में हमले के बाद पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने कहा, हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा, हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। गैलेंट ने कहा, उत्तरी इजरायल में लोगों की सुरक्षित घर वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और इधर हमले के बाद आईडीएफ चीफ हालेवी ने बैठक की है। हालेवी ने वॉर कमांडर्स के साथ हालात का जायजा लिया। मीटिंग के बाद हमले पर हालेवी का बयान, जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। बेरूत पर भीषण बमबारी की है F-35 का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने। लेबनान में आईडीएफ ने बड़े हमले किए हैं। बेरूत पर पहली बार हवाई हमला किया है और F-35 लड़ाकू विमानों से यह बमबारी की गई है। बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमले में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं और भीषण बमबारी के बाद बेरूत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हमले में कमांडर इब्राहिम अकील की भी मौत हो गई है, वो भी मारा गया है। बेरूत के साथ पूरा लेबनान इसी तरह 100 घंटे से लगातार दहल रहा है। 72 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। पिछले 12 घंटे से हिजबुल्लाह पर जिस तरह से भीषण बमबारी हो रही है, वो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक बमबारी है। आईडीएफ ने पिछले कुछ घंटे में लेबनान में 50,000 किलो बारूद बरसा चुकी है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया। यूएसएस हैरी एस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर फैसला और 24 घंटे में पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना होगा यूएसएस हैरीज। मनीष हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। मनीष, एक तो लेबनान पर पहली बार F-30 का इस्तेमाल करते हुए भीषण बमबारी की गई, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस का भी मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए कि ये कोऑर्डिनेटेड हमला था और आने वाले समय में ये अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक बढ़ने वाला है? क्योंकि फायदा तो अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के इनामी जो लोग हैं वो भी मारे गए, वैसे कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह के जिस कमांडर की भी मौत हुई है, इब्राहिम अकील, वो कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं था। हिजबुल्लाह के सबसे एलीट फोर्स रेडवन यूनिट को लीड करता था, उसको हेड करता था इब्राहिम अकील। रेडवन फोर्स वही है जो पिछले 6 महीने से कहें या फिर अक्टूबर के बाद से जो लगातार इजराइल पर अटैक हो रहे थे, वो रेडवन यूनिट उसको कमांड कर रही थी। तो इब्राहिम अकील के मारे जाने से इजराइल को एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन इब्राहिम अकील का दूसरा परिचय भी यह है कि हिजबुल्लाह के बनने से पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें भी वो शामिल था। और उस वक्त बेरूत में जो अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ था और उसमें करीब 60-70 से अधिक अमेरिकन सिटीजन मारे गए थे और ऑफिसर्स मारे गए थे, तो बेरूत के उस हमले में भी वो शामिल था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी राहत की बात है कि दशकों बाद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को, जो लेबनान में मौजूद था, उसे मार गिराया गया। ये एक बड़ी सफलता के तौर पर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान के खिलाफ जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, वो एकदम साफ है और हमारा जो एक्शन है
वो खुद ही इस बात की गवाही देता है। तो जाहिर है कि इजराइल हमलावर है और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है, लेकिन इजराइल इसलिए हमलावर है क्योंकि पीछे से अमेरिका लगातार ये सपोर्ट दे रहा है और इजराइल को भी पता है कि अगर ये युद्ध भड़का तब भी जो तमाम कैरियर ग्रुप वहां पर मौजूद है भूमध्य सागर में, वो सब उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल मनीष, और ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका की भूमिका क्या है और क्या रहने वाली है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब खबर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। शाम 7:45 पर फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर होगी लैंडिंग। पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। रात 10:30 बजे बाइडेन से उनकी मुलाकात भी होगी। और आइए आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन के सहयोगियों के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हूं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रमुख समूह है। बाइडेन के साथ बैठक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी। भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भविष्य का शिखर सम्मेलन मानवता की बेहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं और कुछ अहम बातें देखिए अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम है। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये दौरा, उनके कार्यक्रम की बात करते हैं। देखिए बिग वॉल के माध्यम से वो सारी बातें। मोदी का अमेरिका दौरा, 10 बड़ी बातें क्या है। पहली बड़ी बात, पीएम मोदी डेलावेयर के क्वाड समिट में शिरकत करेंगे, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जो कि क्वाड के मेंबर हैं। तीसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और स्थिरता पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे इन नेताओं से। चौथी बड़ी बात, बाइडेन, एंथनी एल्बनीज और फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता होगी, 1-to-1 मीटिंग होगी। पांचवी बड़ी बात, पीएम मोदी के दौरे के दौरान अमेरिका से कई समझौते भी होंगे। और छठी बड़ी बात है, 22 सितंबर को न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, वहां रह रहे भारतीयों से सीधा संवाद करेंगे। सातवीं बड़ी बात, डायस्पोरा इवेंट मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम आयोजित होगा और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आठवां, कार्यक्रम में 25,000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोग सम्मिलित होने वाले हैं जिनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। नौवीं बड़ी बात, पीएम मोदी न्यूयॉर्क में टॉप अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और 10वां बड़ा फैक्ट, 10वीं बड़ी बात, 23 सितंबर को यूएन महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वहां किन मुद्दों को उठाएंगे, इसके संकेत खुद यूएन में भारत के राजदूत पी हरीश ने दिए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। When Prime Minister speaks, he speaks and brings the message of the youth of India to the whole world. What are their aspirations? What is their example? What is their contribution to our development process, to our growth process? Terrorism is a big global menace. International cooperation is vital for countering terrorism. At the UN, this is an important issue for us. Along with our friends and partners to see how we can counter terrorism and how do we ensure that there is no financing for terrorism. In the development arena, how do we continue on the path of empowering women and ensuring women-led development around the world, but especially in the case of developing countries. This is a huge focus for us. और पीएम मोदी आज शाम अमेरिका पहुंचेंगे, लेकिन अभी से भारतीय समुदाय के लोगों को उनका बेसब्री से इंतजार है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मोदी जी का इवेंट को देखने के लिए एंड हैप्पी टू बी हियर, बीइंग अ इंडियन, हैप्पी टू बी हियर इन द टाइम्स स्क्वायर। यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये हम सारे इंडियंस के लिए गर्व की बात है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं अपने पूरे मित्रों के साथ आपसे मिलने आ रहा हूँ। आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ लॉन्ग आइलैंड जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। जी बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है हमारे देश के लिए भी और सारी दुनिया में उनका डंका है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे हम बात करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर जो कार्यक्रम तय है उसके बारे में तो आप जानकारी दीजिएगा, लेकिन जैसे पहले से तय है मीटिंग को लेकर के जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी और साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। हालांकि अभी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये मीटिंग तय नहीं है और तय होने के बाद अपडेट दिया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात ट्रंप से होती है, और अगर ट्रंप से होती है तो क्या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलने की सोचते हैं। तो ये बातें सबसे दिलचस्प होगी, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा में साफ तौर पर भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी ज्यादा डीप है वो साफ तौर पर पता चलता है। उसकी गहराई देखिए कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पुतिन से मिले थे, जेलेंस्की से मिले थे, अब बाइडेन से मिलेंगे, बाइडेन से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भारत की बातचीत हो रही है, लेकिन क्वाड में इस बात पर चर्चा होगी कि चीन को कैसे हिंद महासागर में घेरा जा सकता है। लेकिन अगले ही महीने फिर प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स में जाएंगे तो वहां पर फिर एक नया जो ग्रुप ऑफ नेशंस है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से बहुआयामी दिशा में आगे बढ़ रही है, और वो इस दौरे में रिफ्लेक्ट होगी पूरी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात दिल्ली की। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। आतिशी की नियुक्ति को राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिली। और आइए देख लेते हैं आतिशी सरकार में मंत्री कौन कौन होगा, कौन बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की नई कैबिनेट में आज से दिल्ली में आतिशी सरकार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वो चेहरे आपके सामने: गोपाल राय कैबिनेट मंत्री, कैलाश गहलोत पहले भी कैबिनेट मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मंत्री, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत, इन सभी को शामिल किया जा सकता है। ये शपथ लेंगे आतिशी के साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट। और आतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम होंगी। दिल्ली के सबसे युवा सीएम का रिकॉर्ड केजरीवाल के नाम था। 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय वो 45 साल के थे। आतिशी अभी 43 साल के हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे सहयोगी जीत भाटी, उनसे बात करते हैं। जीत भाटी, क्या जानकारी मिल रही है? आज आतिशी पारी की शुरुआत होने वाली है दिल्ली में, कई मंत्री भी साथ में शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज शाम 4:30 बजे आतिशी अपनी कैबिनेट के 5वें मंत्रियों के साथ में शपथ लेंगी, और कल देर शाम ही इस बात की सूचना आई है और राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। आपको बता दें 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन विधायक दल की बैठक हुई थी और आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया था। तो दोनों प्रस्ताव जो हैं वो एलजी के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचे थे और उस पर स्वीकृति मिली है। उसके बाद आज जो है एक नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है, और देखा जाए आपको तीसरी मुख्यमंत्री हैं महिला के तौर पर, सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित और आतिशी। तो ये देखिए, और देखने वाली बात ये भी है कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार तो होगी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, उनकी जगह आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री पद पर संभालने जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो कैबिनेट अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी उसी को आगे बढ़ाया गया है। केवल मुकेश अहलावत एक इसमें नया नाम जुड़ा है, बाकी देखेंगे तो आप गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश अहलावत नया चेहरा आतिशी कैबिनेट में, जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, और कुल 5 मंत्री आज आतिशी के साथ शपथ लेने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर ओडिशा की है, जहां पुलिस पर मेजर की मंगेतर के साथ थाने में मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। इस केस में नया वीडियो भी सामने आया है। ओडिशा महिला उत्पीड़न केस में नया वीडियो सामने आया। वीडियो में महिला और मेजर के साथ मारपीट करते कुछ लोग दिखे हैं। मारपीट से पहले महिला और लोगों के बीच जमकर गाली गलौज होती है। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, मैं तो हमें मत दिखाओ ना। इधर आप कौन हो? मोहन माझी होने से भी आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? अरे बाप रे, और आइए आपको इस घटना से जुड़ी दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जो भरतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर की है। वहां क्या हुआ देखिए।
के सामने है। अरे आपको वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलेगा मैडम। क्या हो गया मैम, ऑब्सेस्ड विद मी? कितना रिकॉर्ड करोगी? क्या तो जीबी भर जाएगा आपका। कुछ काम का कर लो ना, जिसके लिए आप अपॉइंट हुए हो, बेटर होगा। अपने काम का काम कर लो, अच्छा होगा। खाली डिग्री लगा के यूनिफॉर्म पहनने से कोई ऑफिसर नहीं हो जाता ना, काम करना पड़ता है उसके लिए मैम। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जिंदगी में, आप भी मेहनत कर लीजिए थोड़ी, बेटर होगा। ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बोलते भी नहीं है। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग। ये राइट्स टू एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिखा है, मैं यहीं बैठी हूँ, कहीं भी राइट्स टू एडमिशन। तो देखिए, कुल 2 वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं इस पूरे विवाद को देखते हुए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे शिवाशीष से। शिवाशीष, 2 वीडियोस नजर आए जिसमें ये तो समझ में आता है कि विवाद हुआ था, बहसबाजी भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो समझ में आ रहा है, दूसरा वीडियो, ये पुलिस की ओर से जारी किया गया वीडियो है। क्या है इस पूरे वीडियो में? और अभी तक इस पूरे विवाद में कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, सस्पेंड भी किया गया उन्हें। शिवाशीष, आपको आवाज आ रही है? कोशिश करते हैं दोबारा से हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क हो। बहरहाल ये 2 वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं। ओडिशा का पूरा मामला है, भरतपुर पुलिस स्टेशन का, जहां मेजर की मंगेतर के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है। ये पूरी खबर जो है काफी विवादों से घिर गई है, क्योंकि जो पीड़ित महिला है उसने कई संगीन आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाए हैं। पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।